हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो हम लोग अपना जो एसएससी जेई का पीवाईक्यू की सीरीज़ को हम लोग ने स्टार्ट किया था। 9 अक्टूबर का जो पेपर था उसको हम लोग ने अब कंप्लीट कर लिया। पूरे 100 क्वेश्चंस को हम लोग ने देख लिया अच्छे तरीके से। और हम लोग अभी 10 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उसको हम लोग कर रहे हैं, है ना। लास्ट लेक्चर तक 25 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किए थे। आज कोशिश करेंगे कि 60 क्वेश्चन तक अराउंड हो जाए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक। तो ये एसएससी जेई का जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरा जो एग्जाम आने वाला है, जो मैं एग्जाम देने वाला हूँ, जिस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए मेरी मेरी उसको सॉल्व करने के लिए। आपको सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ अप्रोच की, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को देख के अप्रोच करना है। कौन से क्वेश्चन आपको मतलब एट ए ग्लांस देख लेना है और उसको छोड़ देना है कि नहीं यार ठीक है अभी इसको रहने देता हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इतने टाइम में मैं बाकी क्वेश्चंस अच्छे से कर लूंगा, है ना। कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देख के ही छोड़ देने की, नहीं भाई इसको रहने ही दो, दूर से नमस्ते इसको, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 3-4 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। और दिक्कत बात क्या होती है, जैसे कोई बंदा ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ के जाता है, कोई टॉपिक उसने अच्छे से पढ़ के गया है। मान लो कि मैं पढ़ के गया हूँ मशीन, ठीक है। मशीन का कोई क्वेश्चन, जैसे जनरली मशीन के क्वेश्चन ट्रिकी नहीं आते, जनरली जो चीज़ें बड़ी लंबी लेंदी आती है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में से ही आती है, ठीक। तो मान लो मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा है, मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है। मैं फिर ये क्या बोलते हैं रेजोनेंस वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से किया हूँ, ठीक। अब उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि भाई मैं इसको अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा हूँ। बस वहीं पे दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि हम लोग कोई एक टॉपिक जो उस पर अगर स्टिक हो जाएंगे कि भाई मैंने इसको अच्छे से किया है तो मैं एग्जाम में इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही करूंगा, तो वहाँ पे आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, ठीक है। आप जरूर उसको सॉल्व कर लेंगे, नो डाउट आप सॉल्व कर लोगे, बट टाइम वेस्ट होगा। तो उसको एट ए टाइम उस समय के लिए छोड़ देना है, आगे बढ़ना है ना। उन सब चीज़ों की हम लोग बातें करते रहेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग let me introduce you with the different courses that are going on our गेट एकेडमी ऐप, ठीक है। तो पहला हमारा एक कोर्स है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जिसमें हम लोग सभी स्टेट के जो भी एई जेई के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, कई सारे स्टेट्स ऐसे रहते हैं जिसको पता रहता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे 2 साल से 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली, इस बार निकलने वाली है। और कई जगह पे रहता है कि एई की वैकेंसी आ रही है, जेई की वैकेंसी आ रही है, ठीक। इवन पीएसयूज की जो वैकेंसी रहती है, वो सभी चीज़ें हम लोग अपना ये वाले कोर्स में कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड आपको करते हैं एट अ प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़ फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये ऑल स्टेट एई का कोर्स है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, देन सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ऑल स्टेट एई के लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एसएससी जेई का जो कोर्स है वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में। और ये जो 777 रुपीज़ का प्राइस है, ये इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना। सीबीटी 1 में भी टेक्निकल आता है, सीबीटी 2 में भी टेक्निकल आता है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 के अकॉर्डिंग जो आपको प्रिपरेशन जिस लेवल की होनी चाहिए वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसी तरीके से आपको जो नॉन टेक का भी तैयारी है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कौन कौन से ब्रांचेस हैं, जैसे कि एसएससी जेई में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले ही एलिजिबल होते हैं, उन्हीं के लिए पोस्ट निकलती है, तो उन्हीं के लिए हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं आरआरबी जेई की। आरआरबी जेई की वैकेंसीज आने वाली है, कुछ टाइम में आएंगी, है ना। तो जब आएंगी उस समय स्टार्ट करने से बेटर है कि आप पहले से शुरुआत कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरआरबी जेई का जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपके एसएससी जेई में भी काम आएगा, या फिर एसएससी जेई का प्रिपरेशन करो तो आपके आरआरबी जेई में भी काम आ जाएगा। तो अगर आप आरआरबी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, केवल और केवल नॉन टेक वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो, सीबीटी 1 का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 499 में। और केवल और अगर आप सीबीडी 2 वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहते हो, लेडीज टेक्निकल वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो भी आपको 499 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए कि भाई मैं सीबीटी 1 भी पढ़ना है, मुझे सीबीटी 2 भी पढ़ना है, मुझे हर एक चीज़ जाननी है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से देखना है, तो आपके लिए सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कंप्लीट कोर्स है हमारे पास एट ए प्राइस ऑफ 777 रुपीज़, ठीक। कौन कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्स है, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये चारों के लिए हमारे पास आरआरबी जेई के कैटेगरी में कोर्स अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट इज आवर ई बुक। हम लोग ने जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर हमारे जितने भी प्रीवाई की उस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी चीज़ों का एक जगह पे हम लोगों ने इसको आपको दे रहा है। 2010 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सभी चीज़ों का हम लोग ने ई बुक बनाया है, और ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा एक ई बुक हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। 2007 से लेकर 2024 तक पेपर 1 में होगी, बिकॉज अभी तो पेपर 2 के भी पेपर इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, बट 2007 से लेकर 2024 तक के जो पेपर 1 के क्वेश्चंस थे वो सभी चीज़ें इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जा रही है एट ए प्राइस ऑफ ओनली 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी।
नेक्स्ट इज अवर यूपीपीसीएल जेई 2025। तो यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसीज कुछ टाइम में आ जाएंगी। तो आपको अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है तो आप हमारे गेट एकेडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। 999 रुपीज़ के प्राइस में जो भी आपका टेक्निकल वाला पार्ट, नॉन टेक्निकल वाला पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड हियर इन दिस कोर्स। ठीक, क्लियर है? तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, और भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे ऐप में आप जा सकते हैं। ऐप में जाने के बाद आप वहाँ पे भाई जस्ट मिनट में, तो गेट एकेडमी की ऐप पे जाएंगे। ऐप पे जाने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप वहाँ से अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बैक टू अवर एसएससी जेई। 10 अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। 25 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80 के हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये कहता है द हीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 300 ओम होगा, ठीक है, इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई फॉर 10 मिनट, ठीक है। इफ द हीट प्रोड्यूस इन द हीटर ड्यूरिंग द टाइम इज 8 जूल। हीट हम लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला है, अपना फॉर्मूला कहता है क्या, हमारा फॉर्मूला कहता है, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, है ना, ब्लू कर ले क्या, एकदम बढ़िया वाला। अपना फॉर्मूला है हीट का क्या, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। ये हीट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लो, कितना बता रहा है ये, 18 जूल बोलता है, ठीक है, 18 जूल होगा। हम लोग को क्या निकालनी है, हमको करंट निकालनी है, ठीक है। करंट ही हमको नहीं मालूम, हम करंट निकाल लेंगे, आई स्क्वायर निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ था कितना था, 300, ठीक। अब हम लोग को बस टाइम देखना है, टाइम में ही मेन गड़बड़ होता है। कितना लिखा है, टाइम लिखा है 10 मिनट। टाइम क्या लिखा है हमारे लिए, टाइम हमको बोल रहा है 10 मिनट है टाइम, ठीक। 10 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड, तो 10 मिनट का मतलब कितना सेकेंड, तो 10 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, ठीक। ये चीज़ें हम लोग को करनी है, बिल्कुल सही। आई स्क्वायर 18 अपॉन 300 इंटू 10 इंटू 60, ठीक है। 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा 300 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 4, अच्छा आई स्क्वायर ना, ठीक है, वो एक गलती हो गया होता अभी। आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। जो कि आएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आई आएगा रूट अंडर ये 10,000, जो कि हो जाएगा 100 आएगा 0.01। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं, और ये हर बार ही आता है, देख लेना आप, हीट के ऊपर क्वेश्चन, पावर के ऊपर क्वेश्चन, ये हर बार बनता ही है पेपर में, है ना। तो इनमें ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है यार आप लोग को, कि आप ये चीज़ का ध्यान ना दें कि भैया मुझे इसको टाइम को सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, इस चीज़ को ना भूलें, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, आती हुई चीज़ गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया हो। ठीक, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेंज ऑफ मूविंग आयरन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग। तो हम लोग अपने जो एमीटर होते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर वगैरह, इसका जो हम लोग रेंज का एक्सटेंशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो जब भी हम लोग एमीटर की बात करें, चाहे वो मूविंग आयरन हो, चाहे वो मूविंग कॉयल एमीटर हो, या वोल्ट मीटर हो, तो एमीटर के साथ में हमें क्या करना रहता है, हम उस पर शंट में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस करते हैं, लगाते हैं, ताकि क्या कर सके, वो मैक्सिमम करंट वहां से बाईपास हो जाए और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज ना हो, ठीक है, हैवी करंट की वजह से। उसी तरीके से हम लोग जब वोल्ट मीटर बनाते हैं, तो वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं, उसका रेंज का एक्सटेंशन करना रहता है, तो साथ में क्या लगाते हैं, एक उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो द रेंज ऑफ मूविंग आयरन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग है, किस क्या चीज का हम लोग यूज करके उसके रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, शंट कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमीटर, तो सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है, मल्टीप्लायर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं, शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर।
हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको क्या चीज़ सोचने में कि भाई ये शंट हम लोग का रहता है या मल्टीप्लायर, तो ये शंट रहता है, मल्टीप्लायर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इन केस ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास इसमें है नहीं समझने को ना समझाने को। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आने लग गए हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे तब हमको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस जो है ये डुएबल है एट वो जो हमारे पास टाइम फ्रेम है 2-3 मिनट का या नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट इसका आउटपुट है मान लिया, विद अवेलेबिलिटी फैक्टर 0.8 and wind farm of 400 megawatt with availability factor of 0.5। फर्म पावर का मतलब सिंपल है, देखो ये चीजें बहुत सिंपल है, बस बात आपको ये है कि आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए कि आप क्या चीज में क्या यूज करना है। तो फर्म पावर निकलेगा यहाँ से हमारा, इसका जो आउटपुट है कितना है 800 मेगावाट इंटू इसकी जो अवेलेबिलिटी फैक्टर है, कितनी अवेलेबिलिटी फैक्टर है इसकी 0.8 प्लस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विंड फार्म भी है और विंड फार्म क्या प्रोवाइड करता है हम लोग को 400 मेगावाट और उसकी अवेलेबिलिटी फैक्टर क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी फैक्टर है 0.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 द 64, ये हो जाएगा आपका 640। ठीक, ये इसका हाफ हो जाएगा कितना 200, 6 7 8 840 840 840 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चीज बहुत आसान है, बतौर आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है यहाँ, है ना। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होगा फॉर्म पावर क्या चीज़ है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें से कुछ कुछ नई नई चीज़ें वो ला रहा है एसएससी बार बार, तो यार इस पर बिल्कुल ध्यान देना है हमको। ठीक है, चलें आगे। इन आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट हैज पैरामीटर, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इंडक्टेंस की दिया हुआ है, कैपेसिटेंस की दिया है 0.01 माइक्रोफैरड। ठीक है, वोल्टेज सोर्स इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। अब हमको क्वालिटी फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है भाई, वी हैव टू फाइंड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला तो एकदम सभी को एकदम मतलब बोलना चाहिए बाई हार्ट याद हो गया होगा, 1/r रूट अंडर एल बाई सी, 1/r रूट अंडर एल बाई सी। अगर याद नहीं हुआ है तो रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके ये फॉर्मूला हैं बैंडविड्थ के, है ना, और आपके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, क्वालिटी फैक्टर हो गया। ठीक, ये सब चीज़ों को आप बिल्कुल ज़रूर से याद कर लें, है ना। रेजिस्टेंस क्या है 1/5, बहुत बढ़िया, रूट अंडर। इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.01 हेनरी, तो बिल्कुल जैसा लिखा है 0.01 वैसा लिख दिए। फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैराड। ठीक, तो 0.01 इंटू माइक्रो मीन्स दैट इज 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये चीज तो हो गई कैंसल, 10⁻⁻6 ऊपर गया 10⁻6, 10⁻6 का हाफ हो गया 10⁻3, 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा आपका 10⁻3 डिवाइडेड बाई 5 200। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर आपकी क्या है आंसर 200। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ऐसे क्वालिटी फैक्टर इतना हाई आता नहीं है। 1/r ठीक है, 0.1 हेनरी, हेनरी ठीक है, या तो मिली हेनरी होगा या फिर ये माइक्रोफैराड होगा, 100 माइक्रोफैराड। अगर मैं मिली हेनरी करता हूँ इसको, फॉर्मूला अपना सही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कुछ डाटा गलत हो गया, है ना।
एक बार मैं इसको आपके नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा। 29 क्वेश्चन का डाटा कुछ मुझे लग रहा है मिस्टेक है, क्योंकि अगर इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस या तो मिली हेनरी में होना चाहिए था, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें दी हुई है वोल्टेज सोर्स का, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग को सिर्फ बहकाने फुसलाने बहलाने के लिए है ना? तो ऐसी चीज़ें आती है, देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है। आप भी अपने एंड से सॉल्व करके बताइएगा, मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बता देना मुझे, ठीक। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे। अच्छा, इन द सर्किट शोन बिलो, जो कि सर्किट नहीं दिख रही है, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज, ठीक। देख लेता हूँ अगर मैं सर्किट क्या है, देखेंगे क्या चीज़ थी हमारी। ठीक, यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डाटा मिसिंग, मतलब डाटा क्या पूरा डायग्राम ही मिसिंग हो गया है, बट दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन का क्या हमारा पूछ रहा है, करंट आई, ये इस आई की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं देखो इसको सॉल्व करने के। अगर मैं कन्वेंशनल वे में जाऊं तो मैं यहाँ पे एक नोड लूंगा, फिर यहाँ सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। उससे बेटर मैंने एक और तरीका सोचा, मतलब सोचा क्या, सभी को मालूम होगा ये चीज़, कि मैं सिर्फ अपने बाहर वाले लूप में ही क्या कर लूँ, एक करंट को एज्यूम कर लूँ। अब वो करंट क्या है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो करंट फ्लो हो रही है, ये तो यहाँ पे आई है, यहाँ से 5 एम्पियर की करंट आई, यहाँ पे जो करंट जा रही है वो क्या हो जाएगी, I+5 हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, -20 -20, ठीक। आगे बढ़ा 2i + 2i, ठीक। अब मैं इधर से इधर आ गया हूँ, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे लेकिन करंट क्या है I+5, क्योंकि I तो यहाँ से आ रही थी, 5 यहाँ से आ रहा था, तो KCL लगाया मैं, ये बोल दिया I+5, ठीक है। यहाँ एंटर किया +3i और फिर इज इक्वल टू 0, ठीक। 3i + 3i 6, 6 + 2 8i, 8i -20 + 15, ये हो जाएगा क्या, -5, और ये इधर जाके हो जाएगा 5, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 5/8 एम्पियर। 5/8 एम्पियर है क्या, अरे हाँ, ठीक है, सिंपल। बट वहीं पे अगर हम लोग KCL लगाना स्टार्ट कर देंगे, नोड वगैरह यूज करके सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाता है, कोई इशू नहीं रहता, बट यही रहेगी थोड़ा सा लंबी हो जाएगा चीज़, है ना। क्लियर, चले आगे फिर, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन 100 kV सिंगल फेज सिस्टम एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट टू एक्सीड 50√2 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर निकालना है ना।
और ये भी ध्यान रखना है जो कि मतलब जो काम कर रहा हो 100 kV पे, और उसका जो परमिसिबल जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या चीज़ का, ये कि हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस क्या चीज़ है। तो ये होता है हमारा क्या, जी मैक्स, जो कि होता कहाँ पे है, ये कंडक्टर के, जो कंडक्टर का जो सबसे मतलब बोलना चाहिए आउटर लेयर जो होती है वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। इसका फॉर्मूला है हमारा V/R। ठीक। V क्या होता है, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर। कहाँ से, ये होता है हमारा V, वोल्टेज ऑफ कंडक्टर। अब जो ये चीजें नहीं जानता होगा, ठीक, ये हमारा रहता है वोल्टेज ऑफ कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू शीट, विथ रेस्पेक्ट टू शीट। ठीक है। फिर क्या चीज है, फिर ये आर है। आर क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। मुझे दिया हुआ है 100 kV का वो ठीक, लाइन वोल्टेज। मैं फेज वोल्टेज निकाल ले रहा हूँ, वीपीएच निकाल ले रहा हूँ मैं। वीपीएच जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वो होगा √2 इंटू 100 kV। ठीक। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इकोनॉमिकल साइज। तो मेरे पास आर, आर क्या है, आर इज इक्वल टू वी, वी मैंने निकाला, वी कितना आया मेरा, √2 इंटू 100 kV डिवाइडेड बाई जी मैक्स। जी मैक्स की वैल्यू दी हुई है 50√2, √2 के आंसर 50 से ये गया 2। ठीक है। तो रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर नहीं है क्या, भाई, अच्छा ठीक है, तो रेडियस आएगा ना, 2 सेंटीमीटर तो रेडियस आएगा। अपने को डाया बताना है, डाया कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। डाया अपना पूछ रहे होंगे ना, क्योंकि साइज ऑफ कंडक्टर तो रेडियस के हिसाब थोड़ी बताया जाता है। ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये जो इस पार्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते थे अब पूछा जा रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, जब हम लोग अपनी तैयारी करेंगे ना, तो हमारे पास जो बहुत सारे जो हर एक जगह पे फॉर्मूलेज वगैरह देखते हैं हम लोग, उस फॉर्मूले पे बेस्ड एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अपने को करने हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर। ये कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, देखो 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है। ठीक। बट अपने पास होना क्या चाहिए कि हम लोग इससे एक बार कभी ना कभी रूबरू हुए रहे, तभी एग्जाम में बनेगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाऊंगा, ये सब चीज़ें मुझे पता है मैं बना दूंगा, तो नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक। जैसे मुझे ही लग रहा था आंसर 2 है, 2 तो दिख ही नहीं रहा, अगर 2 था तो मैं तुरंत टिक मार देता, 2 सोचता भी नहीं एक बार के लिए। ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। ठीक। पानी वानी पीते रहना है यार, एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। Which of the following material is used to construct or to use to construct the rotor of variable reluctance stepper motor with salient pole। एक सैलियंट पोल के साथ में हमारा वेरिएबल स्टेपर रिलक्टेंस मोटर है, वो कौन से मटेरियल का उसका रोटर हमको बनाना चाहिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगा ये हमारे किसका होगा यार, ये तो बिल्कुल है एकदम मतलब सिंपल सी सवाल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही हमको बनाना चाहिए। मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का आरआरबी के टाइम पे मैंने एक अराउंड 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिकल मटेरियल को गो थ्रू करवाया था। एक बार आपको जरूरत लगे तो उसको ज़रूर देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। और रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। बट उसके लिए आपको यार कमेंट करना रहेगा, है ना। कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादा लोगों का डिमांड रहेगा, ठीक, आप लोग मैसेज वगैरह करेंगे तभी मैं लेके आऊँगा उन चीज़ों को। नेक्स्ट है, if support are at equal level and tension in an overhead line is increased to 2 times, then टेंशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है, सपोर्ट इक्वल लेवल पे है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है। सैग का कह रहा है
टेंशन हम लोगों ने 2 टाइम बढ़ा दिया, तो सैग क्या हो जाएगा, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, ठीक है। तो सैग ऑल्सो इंक्रीजेस 2 टाइम्स, सैग भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, दो टाइम नहीं बढ़ेगा। चलो मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, ठीक। ऐसे जब भी कंफ्यूजन हो तो सॉल्व कर लेना चाहिए। S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T1, ठीक है। S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T2, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। T2 की वैल्यू क्या हो गई है, मुझे S2 के बारे में जानना है ना, तो मैं इसको S2/S1 कर देता हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा T1/T2। T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1। S2 इज इक्वल टू S1/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा। एक नज़र में लगा कि ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बट ये हाफ होगा, ठीक। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है तो भाई ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ना नहीं है, एकदम मतलब कूद के पकड़ लेना है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पे आपको लग रहा है थोड़ा समय, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड रीजन फॉर रिजेक्टिंग द लोवेस्ट बिड। तो देखो जब भी हमारे पास टेंडर वगैरह होता है, टेंडर की देखो, टेंडर होने का प्रोसेस मैं आपको समझा सकता हूँ एक बार, कि टेंडरिंग कैसी होती है। हम लोग पहले एस्टीमेट हमारे पास सेंशन होके आता है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहती है वो एस्टीमेट सेंशन करता है, फिर उस क्या हम लोग क्या करते हैं, उसको टेंडरिंग करते हैं, ठीक। टेंडरिंग होती है, टेंडर होने के बाद उस पर कुछ ओपनिंग डेट दिया जाता है, इस दिन टेंडर बॉक्स का ओपनिंग रहता है, कई जगह ऑफलाइन होती है, तो वो टेंडर बॉक्स में पेटी में ला के लोग ऑफलाइन आकर के अपना अपना सभी टेंडर फॉर्म को भर के हर एक डॉक्यूमेंट जो उनको मांगा गया है ना, जो भी जैसे कि क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल टर्नओवर वगैरह मांगते हैं, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें वो उसमें पूरा एक पैकेट बना के बढ़िया वो टेंडर बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक। बाकी जो ऑनलाइन होता है उसमें तो भाई आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। फिर क्या होगा, फिर जिस दिन टेंडर ओपनिंग का डेट रहेगा, एक दिन टेंडर ओपनिंग डेट रखते हैं, उस दिन टेंडर ओपनिंग कराई जाती है, ठीक। उस दिन निकलता है, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा पास जो सबसे लोवेस्ट ऑफर है वो क्या है, बिकॉज उसको L1 कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, L1 कहा जाता है। तो जो L1 है, जो भी पार्टी सबसे लोवेस्ट बिड की रहती है, उसको अवॉर्ड करना हमारा जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, L1 एलिजिबल नहीं होता है, ठीक। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं L1 एलिजिबल ना होने के, ये हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। तो अनरीजनेबल कंपनसेशन इज रिसीव्ड, ठीक है, एकदम अनरीजनेबल, भाई आपको लग रहा है कि नहीं यार ये काम होने में, जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि अपना कोई भी जैसे कि कोई चीज़ वर्क करना है, मुझे एक ट्रांसफार्मर खरीदना है, मैं जानता हूँ मेरा ट्रांसफार्मर लगभग कितना 8 से 10 लाख 15 लाख तक का आएगा। अब कोई बिडर ऐसा कह रहा है कि नहीं भाई मैं 2 लाख में ला दूंगा, तो आप जान रहे हो कि वो अनरीजनेबल कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड वो बोल रहा है बिडर हैज नॉट साइन, तो बिडर ने साइन नहीं किया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, साइन नहीं किया। लैक ऑफ सफिशिएंट अपोजिशन, लैक ऑफ सफिशिएंट अपोजिशन का मतलब सिंगल बिडर ने बिड कर दिया और उसने जो भी वैल्यू डाली, अब वो तो हम चाहे सिंगल बिडर जो भी है L1 है, अकेला ही इसने बिड किया है, ठीक है, और ये 100% अबव ही बिड कर देता है, तो कोई क्या ही कर लेगा, तो ये हमारे लिए L1 तो है बट फाइनेंशियली जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक। तो इस केस में हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज रीजन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज रीजन आर करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अब ये सब चीजें देख करके लड़का एक बार के लिए डर जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है।
है ना, हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड विंड प्रेशर इज 1.5 kg पर मीटर लेंथ, फाइंड द इफेक्टिव वेट ऑफ द फाइंड द इफेक्टिव वेट पर मीटर ऑफ लेंथ, kg पर मीटर में निकालना है, ऑफ कंडक्टर विल बी। ठीक है, मुझे कंडक्टर का वेट निकालना है। ठीक, मुझे दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, क्या दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो पहले तो मुझे वेट निकालना पड़ेगा कंडक्टर का। वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है उस मटेरियल का जो वेट रहता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर कंडक्टर। ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दी हुई है ना, आप डायरेक्टली इसको पुट नहीं कर पाते हो कि उसका यूनिट भी दिख रहा है आपको कैसा है, 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया किसमें, मतलब इसमें हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 1 मीटर कंडक्टर, तो 1 मीटर का तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 लिखे और कन्वर्ट किए इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 9.9 इंटू 2 10 इंटू 2 198 1980 ग्राम, 1980 ग्राम। अब इस ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.98 kg। ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा कंडक्टर आ गया, कंडक्टर का वेट। मुझे विंड का पता है, वेट ऑफ ड्यू टू विंड, वेट ड्यू टू विंड कितना है 1.5 kg पर मीटर लेंथ। ये भी मैंने 1 मीटर ऑफ कंडक्टर के लिए निकाला है, तो ये भी मेरा 1 मीटर के लिए 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक, ये भी kg। अब मुझे टोटल वेट निकालना है, टोटल वेट, टोटल वेट ये आएगा रूट अंडर वेट ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर, वेट ऑफ कंडक्टर का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ विंड। ठीक है, इसी तरीके से आइस वाला भी रहता है ना, उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। क्या आया है 1.98 प्लस 1.5, ये लगभग 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 15 2 25 2 4 5 6 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग का यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो मैं इसको 2 मान लिया, इसको 1.5 माना, 1.5 का 1.5 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 समथिंग आता है, तो 4 प्लस 2 2.25 6 के अबव, लेकिन 6 के अबव मतलब सबसे छोटा क्या है इसमें 3 है, 3 या 9 होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, 3 नहीं हो सकता, उससे छोटा 2.48 ही है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आंसर ला सकते हो, बतौर आपका ये सब जो कैलकुलेशन आपने यहाँ किया ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मुझे पता है कि मेरा सही है, तो आंसर मेरा आ जाएगा 2.48 kg पर मीटर। क्लियर है, अब देखो ऐसा नहीं है, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे डेसिमल है, अच्छा समझ गया, जहाँ पे डेसिमल होगा मैं थोड़ा सा बड़ा गोला बना दूंगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। फर्स्ट टाइम अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू डाटा चेंज होगी, तो इनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है बस, है ना।
ऐसा नहीं सोचना है कि हर बार कुछ नया ही पूछ दे रहा है या पूरे ही क्वेश्चन कुछ नए टाइप के लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉसेस इन डीसी मोटर इज इनकरेक्ट। डीसी मोटर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उसमें से कौन सी चीज इसमें इनकरेक्ट है। ठीक, ब्रश लॉस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल लॉस। ठीक, पहला ही वैसे गलत है बट आगे भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रे लोड लॉसेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्ट्रॉशन ऑफ एयर गैप फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, बिल्कुल सही। इन सीरीज मोटर द फील्ड ओमिक लॉस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर्मेचर सर्किट लॉस, ठीक है। द नो लोड रोटेशनल लॉस इज मेड अप ऑफ आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। तो मैकेनिकल लॉस बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन और विंडेज की वजह से होता है। जो ब्रश लॉस होते हैं वो इसका पार्ट नहीं है, तो कॉपर लॉस के अंदर हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें से इनकरेक्ट ए है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो ये बोलना चाहिए क्या, मैकेनिकल लॉस के अंदर आप कह रहे हो कि फ्रिक्शन एंड विंडेज, ये जो लॉसेस हैं ये इसके अंदर आते हैं। तो यार हमारा जो ब्रश है, ब्रश भी तो रगड़ा रहा है, उसके अंदर भी जो लॉस हो रहा है वो भी तो फ्रिक्शन के अंदर अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। बस बट होता क्या है कि जो ये ब्रश लॉस है ये किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है आर्मेचर कॉपर लॉस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आएगा, ये हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस के अंदर आता है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके अंदर आएगा, आर्मेचर कॉपर लॉस। क्लियर, ठीक है, चलें आगे। चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो सेल्फ इंडक्टेंस इसमें से कौन से पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो भी एल का फॉर्मूला हमारे पास है, वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स कहीं नहीं आता उसमें, लेकिन साई बाई आई, ठीक है। फ्लक्स आ गया, करंट आ गया, लेंथ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं करता, है ना। क्लियर, किस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो एल इज इक्वल टू एन पाई अपॉन आई भी होता है ना? नहीं, गलत 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 गलत। एन पाई अपॉन आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी कर रहा है, लेंथ पे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फॉर्मूलेस वगैरह याद रखने हैं, मैग्नेटिक सर्किट के फॉर्मूलेस वगैरह याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज आर वाई बी, ठीक, of a balanced AC circuit with the phase sequence R, Y, B are connected in star. These three voltages are equal in magnitude and displaced from each other by by an angle of 120 degree. सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। बट बाई एन एंगल ऑफ 120 डिग्री आर वाई भी एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं, है कि नहीं। चलो अगला बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो मैं आपको बता दूं, ये 5 हेनरी है, ये 3 हेनरी है, ये 12 हेनरी है, ये 15 हेनरी है, ये 1 हेनरी है। ठीक है ना, सॉल्व करता हूँ कैसे होगा, 3 + 1 4, 4 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12 16 प्लस 15, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 23, ऑप्शन नंबर डी, है ना।
एकदम तुरंत होना चाहिए, एकदम तेजी से होना चाहिए सब चीज़ें, इसमें मिस्टेक नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है ना, सब सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ टफ क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं या लंबे क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, in a commercial multimeter, to obtain the same deflection on corresponding DC and AC voltage range, the multiplier of AC range is to be, मल्टीप्लायर ऑफ AC रेंज हम लोग को उसको लो थोड़ा करना पड़ता है कमर्शियल मल्टीमीटर में, टू ऑब्टेन same deflection on corresponding DC and AC voltage range, the multiplier of AC range is to be lowered proportionally। ठीक, हम लोग को उसको लोअर करना पड़ता है। Clear? Next is, if the peak value of alternating current is 8 ampere, then the RMS value of current will be, simple question। क्या है ये, करंट है, तो I max या I RMS इज इक्वल टू अपॉन √2। तो I max क्या है, 8 है ना, 8 है, अपॉन √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4√2 है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय ए हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर इज हाउ मच टाइम द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय ए डीसी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वोल्टेज। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर is how much time the deflection produced by DC of equal magnitude। तो ये होता है 0.45 टाइम्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हाफ वेव के लिए भी बता देता हूँ, फुल वेव के लिए भी बता देता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में SAC is equal to 0.45 टाइम्स SDC। S मीन्स सेंसिटिविटी भी है और वही यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए SAC इज इक्वल टू, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ SDC, अरे सॉरी 0.9 टाइम्स ऑफ SDC। तो ये फुल वेव के लिए ये है, दिस इज फॉर योर फुल वेव। और ये जो हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है वो हाफ वेव पूछा, तो हाफ वेव में 0.45 टाइम्स होता है। ओके, ठीक, चलते हैं आगे। और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, फिर से मेजरमेंट के क्वेश्चन, बढ़िया। gives a full scale deflection of 10 milliampere when the potential difference across the terminal is 100 millivolt। Calculate the shunt resistance for full scale deflection when corresponds to 100 ampere। खड़े खड़े पीठ दर्द कर देती है यार। ठीक है, हमको कुछ करना नहीं है, हमसे केवल ये बोलना चाहिए कि जो रेंज एक्सटेंशन वाला फॉर्मूला है उसी को यूज करना रहता है, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो RSH क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो मीटर का रेजिस्टेंस क्या आएगा वो हमको बताना है, तो मीटर का रेजिस्टेंस वो 10 मिली एम्पियर 100 मिली वोल्ट से हमारा मीटर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। डिवाइडेड बाई m-1, m मीन्स I अपॉन
आई मैक्स माइनस आई मीटर -1। आई कितना हमको फ्लो कराना है, 200 कराना है। मीटर कितना करा सकता है, 10 मिली एम्पियर करा सकता है। ठीक, वही है हमारा। तो मैं अब यहाँ से आर एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम। वी एम कितना है मेरा 100 मिली वोल्ट है, तो मिली रहने देता हूँ क्योंकि ये एम्पियर 10 मिली एम्पियर है, तो ये आ जाएगा मेरा 10 ओम। ठीक, तो आर एम की वैल्यू 10 ओम आ गई। ठीक है, पुट कर देते हैं वी 10 अपॉन कितनी करंट फ्लो कराना चाहते हो, और आप फ्लो कराना चाहते हो 200 एम्पियर की करंट, लेकिन सिस्टम कितना फ्लो करा सकता है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर 10 टू द पावर ऑफ -3 1 2 3 0.01 पॉइंट, हाँ 0.01। सॉल्व करना है इसको बस। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2000, ठीक 2000 -1 10 अपॉन 2000 लगभग 500 के जस्ट ऊपर। है 2000 10 अपॉन 2000 -1 10 अपॉन -1। कैलकुलेट करके देखना है मिली, ये मतलब मुझे मिली और ये माइक्रो में डाउट हो रहा है ना। एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, ये दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन इतना गारंटी है। कौन सा है ये थोड़ा देख लेना। ठीक, इसको ऐसा होमवर्क किया बस 2 मिनट चेक करके आप खुद देख सकते हो। ठीक, फॉर्मूला यही यूज होगा, चीजें ऐसे ही बनेंगी इसमें। चलते हैं आगे। इन अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर in the core, when a dash phase is applied, a dash flux is generated। ठीक, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, उसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे। सिंगल आंसर एकदम ठीक है। तो 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा, सिंगल होगा। एंड डैश फ्लक्स इज जनरेटेड, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है उसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर के अंदर हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, और जब सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो कैसा ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स वहां पे जनरेट होती है। ओके, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डैम्पर वाइंडिंग यूज्ड टू स्टार्ट अ सिंक्रोनस मोटर। डैम्पर वाइंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट चॉइसेस। बोथ बी एंड डी, ये बी एंड डी है। बोथ बी, रुक जाओ ऐसा करेंगे तब दिखेगा। बोथ बी एंड सी आर ट्रू। ठीक, यहाँ पे बी और सी को बोल रहा है, ये सब बोल रहा है एबीसीडी चारों सही है, वो बोल रहा है एबीसी सही है, ये बोल रहा है बी और डी सही है, ये बोल रहा है बी और सी सही है। पढ़ लेते हैं। When a motor is overloaded, it does not stop। ठीक, करेक्ट बताना है ना। हाँ, सिंक्रोनस मोटर मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है, सही बात। डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्किटेड कॉपर बार एम्बेडेड इन द फेस ऑफ फील्ड पोल्स, ये भी बिल्कुल सही है। सिंस डैम्पर वाइंडिंग resistance is high, so it takes small current from the supply mains। देखो हम लोग जो डैम्पर वाइंडिंग बनाते हैं ये कॉपर की रहती है ना, और उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होता, जो यहाँ पे लिखा है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ए बी सी तीनों ट्रू है कि नहीं।
A, B, C, all of the above are true. Only option number D is the wrong answer. Okay. Next, the Thevenin's equivalent voltage across the terminal A B shown in the figure is. ये आपको दिख भी रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो तो ये है 20 एम्पियर, ये 11 ओम, ये 4 ओम, ये रेजिस्टेंस R है, ये A है, ये B है और ये 20 वोल्ट है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। इसका हमको बोल रहा है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज कहाँ से निकलता है? जिस वो है इसके अक्रॉस निकालना है, उसको हम लोग हटा देते हैं। हटा दिया तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये 20 एम्पियर की और ये यही गोल घूम के रह जाएगी। तो 20 एम्पियर की जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ एंटर करेगी तो प्लस, यहाँ एग्जिट करेगी तो माइनस। 20 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 80 प्लस 20 100 है क्या? 100 46 का डी, हाँ है 100। ठीक है, क्लियर? कुछ नहीं किया हूँ। ये ए बी को हम लोग हटा देते हैं। जैसे ए बी हटाऊंगा तो यहाँ पे इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे करंट फ्लो करनी है। मैं यहाँ पे 20 एम्पियर की करंट फ्लो करवाया तो यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बनना है वो 80 ओम होगा। यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया, प्लस में एंटर किया तो प्लस 80, यहाँ आया प्लस में एंटर किया तो प्लस 20, प्लस 80 प्लस 20 100। सॉरी, ओके। चलिए, in the application of electrical and magnetic circuit the heater element in the electric iron is manufactured by using, कौन सा चीज का हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं नाइक्रोम का, है ना। नाइक्रोम जो मटेरियल है निकल और क्रोमियम का एलॉय है। मैंने लास्ट क्लास में बताया निकल कितना परसेंट, क्रोमियम कितना परसेंट, आपको बताना है अभी कितना परसेंट। टंगस्टन जो है ये तो हमारा फिलामेंट में यूज आता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, बहुत पतला हम लोग वायर इसको बनाते हैं। ठीक, और कॉपर और आयरन का तो यूज करते नहीं है, नाइक्रोम है। नाइक्रोम की एक और बात है कि इसका जो बोला चाहिए मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1400 से लेके 1500 के लगभग है डिग्री सेंटीग्रेड में इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, निकल और क्रोमियम कितना कितना, 80% निकल, 20% क्रोमियम, है ना, नहीं बता दिया। अगला क्वेश्चन, जेफेट हैज अ पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर दिए हुए हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट, तो आईडी निकालनी है। आईडी का फॉर्मूला पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी बनेगा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। आईडी का फॉर्मूला होता है IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ। ठीक, सब दिया हुआ है, VGS ऑफ दिया हुआ है, VGS दिया हुआ है, IDSS दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, केवल और सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है 30 मिली एम्पियर। या देखो कोशिश ये किया करो, या तो उसको मिली को एम्पियर में कन्वर्ट कर दो या साथ में लिखो, ताकि कहीं भी कैलकुलेशन में ना अपने से वो चीजें स्किप ना हो जाए। 1 माइनस VGS, VGS कितना दिया है? VGS दिया है -4.5, -4.5 और VGS ऑफ क्या है? -5। ठीक, ये 5 9 0.9, 1 माइनस 0.9 0.1। ठीक, 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 30 ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 0 पॉइंट हो गया।
ये हो जाएगा 0.3 मिली एम्पियर। पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ से 0.1 आएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.01 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3। क्लियर? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। In case of magnetic circuit, the flux produced per unit area of magnetic material for every unit of magnetizing force applied to it is called। बहुत ही सिंपल है, EMF MMF की तो बात ही नहीं है, जो भी कुछ है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी सॉरी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू नॉट। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। अब मुझे बताना आप इसका यूनिट क्या होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है आपका जिम्मेदारी है। आप चाहो तो जो इसकी यूनिट है, आप क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हुआ है, अगर आपको उसका रेशियो मालूम है तो आप वहां से भी निकाल सकते हो यूनिट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसका आंसर है। रिलेटिव परमिबिलिटी जो होती है वो यूनिट लेस होती है, क्योंकि वो किसी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है और वो यूनिट लेस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करंट नहीं दिया है, the voltage across the impedance Z is 100 at an angle 150 volt and the current through Z is, करंट नहीं दिया, find the reactive power। मिसिंग है कुछ, करंट मिसिंग है, देखने दीजिए। करंट है इसमें 20 एट एन एंगल -45। कंफर्म कर लो। हाँ, रिएक्टिव पावर निकालना है, क्यों? रिएक्टिव पावर होता है VI cos फाई, सॉरी VI sin फाई, एक्टिव रिएक्टिव VI sin फाई। V वोल्टेज कितना 100, I 20, sin फाई मतलब 150 माइनस हो, इसमें भी कुछ गलत है, ये 150 नहीं है। ये 150 नहीं है, ये 15 है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ रही ना, इसलिए लग रहा है। 15 माइनस ऑफ -45 साइन 60, 100 इंटू 20 इंटू साइन 60, 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2, 100 इंटू 220 इंटू √3/2। ठीक, तो √3 होता है 1.732, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैसे निकाला, तो सिंपल है, साइन 60 √3/2, 3/2, 2 से ये 20 गया, 100 और ये 10, 1000 इंटू 1.732, 1732, और यूनिट तो वही रहेगी हमारी, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट,
अभी हमारा 1 आवर हो चुका है, जो अपना स्लॉट है वो ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट भी क्लास है यहाँ पे दूसरे फैकल्टीज़ की। तो हम लोग अपनी क्लास की जो सभा की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। और बिफोर ये करें, इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो हमारे नेक्स्ट 50 सेट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, चलिए फिर। तो आई होप आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, जो भी हम लोग आज की क्लासेस में हम लोग क्लास में हमने देखा है। वंस अगेन, आपके जाने से पहले जाते जाते मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज अभी एट प्रेजेंट हमारे गेट एकेडमी पे लाइव चल रहे हैं, मतलब लाइव हैं, वो कौन कौन से हैं। ऑल स्टेट AEJE का एग्ज़ाम जो हमारा होता है, हर स्टेट की AEJE पब्लिक सेक्टर वगैरह का जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो अपना हमारा आप हमारा ये कोर्स बाई कर सकते, परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारी SSC का जो कोर्स है, केवल 777 रुपीज़ में CBT1 CBT2 स्टेज 1 स्टेज 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक, आफ्टर दैट हमारे पास SSC JEE के बाद हमारे जो RRB JEE का जो वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए भी हम लोग ने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च करके रखा हुआ है। और RRB JEE के अंदर हम लोग ने CBT1 का सेपरेट आपको एक कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, CBT2 का भी सेपरेट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और CBT1 प्लस CBT2 दोनों के लिए हम लोग आपके लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। CBT1 का कोर्स जो है 499 का है, CBT2 ओनली 499 एंड CBT1 प्लस CBT2 एट अ प्राइस ऑफ 799। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग अगर बात करें SSC JEE के जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो ई बुक है हम लोग ने लॉन्च की हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर इसमें सॉल्व है, केवल और केवल 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने SSC JEE का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ई बुक है उसको लॉन्च किया हुआ है, जो कि हमारा सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज ई बुक है। ये भी हमारा आपको जो प्राइस है 222 रुपीज़ प्लस GST के प्राइस में हम लोग आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एट द एंड हमारे जो UPPCL JEE का जो वैकेंसी है, जो कि कुछ समय में आने वाला है, वो UPPCL JEE की वैकेंसी की अगर हम लोग तैयारी की बात करें तो हम लोग ने कोर्स लॉन्च किया है केवल और केवल 499 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। ठीक है, विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। तो दीज आर द डिफरेंट कोर्सेज विच आर गोइंग विच आर अवेलेबल ऑन द गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। अगर आपको और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं जो भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, आप हमारे गेट एकेडमी के ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको हर एक आदमी के, मतलब हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। इसके तो मैंने आपको कुछ बताया, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे हैं, आप जाके उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपको सही लगता है उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, और टिल देन टाटा बाय, सी यू एंड जय हिंद।